क्वेश्चन है, चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का तीसरा नियम, और दूसरा ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम, या सी ऑप्शन गुरुत्व का नियम, या डी ऑप्शन न्यूटन का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का या द्रवों के लिए इन कथनों में से कौन सा सही होगा? तो ए है आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो द्रवों के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है? तो पौधों के लिए जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक है उसके ऑप्शन है जिंक, लोहा, सी ऑप्शन कॉपर, डी फास्फोरस। तो इनमें से कौन सा पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण क्या है यानी करोजन क्या है? जो आयरन में रस्टिंग होती है उसको, तो रस्टिंग यानी संक्षारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, और डी ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है CH4 है, बी ऑप्शन है C11H22O11, या सी ऑप्शन है CH3COOH, या डी ऑप्शन C6H12O6। तो चलिए गाइस, अब ये सभी क्वेश्चनों का डिटेल में हम सोल्यूशन देखते हैं, और एक प्रॉपर डिटेल में, और उससे और भी जो क्वेश्चंस है वो और किस टाइप से हो सकते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये जो हमारा पेपर है वो आरआरबी ग्रुप डी का जो 1 दिसंबर 2025 को हुआ था थर्ड शिफ्ट में, तो उस पेपर में किस टाइप से साइंस के क्वेश्चन आए थे उन सभी साइंस के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम डिटेल में सोल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए लास्ट तक, और सभी क्वेश्चनों का आप सोल्यूशन देखिए जिससे वो आपके जो सिलेक्शन में एक मददगार साबित हो सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवन प्रक्रियाओं के लिए जीव के शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत के स्थानांतरण को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीवन प्रक्रियाओं के लिए यानी जो जीवन प्रक्रिया चलती है उसके लिए जीव शरीर के बाहर से ऊर्जा के स्रोत, यानी हमें जो ऊर्जा लेते हैं उसका बाहर से क्या स्रोत है, यानी कहाँ से ऊर्जा मिलती है। तो एक्चुअल में ये देखिए एक सीधे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। जैसे पौधे होते हैं, पौधे धूप से यानी सनलाइट यानी सूरज के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसी ऊर्जा को फिर मनुष्य पोषण के रूप में ग्रहण करता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर के बाहर से भोजन और ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करता है। अगर और बात करें तो देखो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन को जो सही जवाब होगा वो पोषण है, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो सभी जीव पोषण के रूप में यानी भोजन के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखो जहाँ भी भोजन होता है यानी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और हर प्रकार के जो जंतु हैं, जीव हैं, पौधे हैं, वो किसी न किसी रूप में भोजन का ग्रहण करते हैं। यह ऊर्जा देखो उन्हें भोजन यानी फूड से मिलती है। जब जीव बाहरी वातावरण से भोजन लेकर उसे उपयोग करता है उसे ही भोजन या पोषण कहा जाता है। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी जीवधारी हैं या पूरे अर्थ जगत में जो भी जीवन संभव है उन सभी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह अंतिम जो ऊर्जा का स्रोत है यानी अंतिम रूप से सभी जीव सूरज के प्रकाश से या सूरज से जो मिलनी ऊर्जा है उसी के रूप में ही ग्रहण करते हैं। बस वहाँ पर उसका केवल आकार बदल रहा होता है। जैसे प्रकाश का जो ग्रहण वो पौधे करते हैं, और उसी पौधे को कुछ जो भोजन है वो एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो उसी स्टोर एनर्जी को यानी स्टार्च के फॉर्म में पौधा अपने अंदर स्टोर करता है, संग्रहित करता है। उसी एनर्जी को यानी उसी चीज़ को फिर जीवधारी पेड़ पौधों खा के अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में इसके जो अन्न ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला है पाचन, सी है उत्सर्जन, डी है श्वसन। तो पाचन का मतलब होता है डाइजेशन। जो भी हम भोजन यानी फूड आइटम को इंटेक करते हैं, खाते हैं, उस पूरे भोजन को हम एटीपी यानी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना। याद रखिएगा जो हम भोजन खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि हमारा भोजन कॉम्प्लेक्स फूड होता है,
उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज, जो हमारे बॉडी के लिए चाहिए। फिर उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन होता है, जो हमारे पौधों में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ कहीं ना कहीं से हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को बोला जाता है उत्सर्जन। फिर इसके बाद श्वसन यानी रेस्पिरेशन, पौधों यानी भोजन से ऊर्जा निकलने की प्रक्रिया, कि भाई हमने देखे भोजन इंटेक किया है, अब हमारे क्योंकि हमारी जो ग्लूकोज है डाइजेशन सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, अब उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑक्सीजन जब उसको मिलेगी तो वह पूरा भोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो गए, टूटेगा और हमारी बॉडी को एनर्जी देगा, और वह एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में। तो इस चीज़ को याद रखिए कि जो एटीपी के यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी टूट कर हमारे शरीर को मिलती है, वह है आपकी एटीपी होती है। यानी अंतिम रूप से देखो, जो हमें एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है? सनलाइट से मिली है, तो उसी को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो पोषण है ये हमारी बाहरी यानी बाहर से एनर्जी लेने का कार्य होता है। उत्सर्जन हमारे अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं उत्सर्जन कहलाता है। और श्वसन जो हम ऑक्सीजन लेकर अपने भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देती है, उसको श्वसन कहा जाता है। और पाचन ये सिंपल भोजन का डाइजेशन का फॉर्म होता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु बिंदु O से बिंदु A यानी 100 मीटर दूर तक एक सीधी रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु B पर रुक जाती है, जो कि O की ओर A से 30 मीटर दूर है। तय की गई कुल दूरी और विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप चीज़ सुनिए कि जो हमारी विस्थापन है और दूरी है, तो विस्थापन और दूरी होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, यानी जो दूरी होती है ये किसी पथ की कुल लंबाई होती है। दूरी क्या है हमारी? किसी पथ की कुल लंबाई, यानी टोटल लेंथ हम कैलकुलेट कर लें तो कुल दूरी होगी। वहीं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है यह किसी भी वस्तु की प्रारंभिक, यानी जैसे वस्तु यहाँ से चली और उसकी अंतिम स्थिति के बारे में बताते कि प्रारंभिक स्थिति से हमारी वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है। बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में हम मेजर करेंगे। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि दूरी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए स्केलर में यानी पूरी कुल दूरी को हम मेजर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप देखिए, जैसे हमारा बिंदु ए से शुरू किया, अब वह कितनी दूरी तक गया? वापस 100 मीटर की दूरी तक गया, और 100 मीटर की दूरी तक जाने के बाद वह सीधे रास्ते पर चलती है, फिर तुरंत वापस मुड़ती है और वापस आते हुए बिंदु बी पर रुकती है। देखिए यहाँ से जो ओ से स्टार्ट किया, पूरी 100 मीटर तक गई, यहाँ पे आप देख सकते 100 मीटर तक पहुँच गई। इसके बाद फिर से वो कहाँ पे आती है? बी पे आती है। बी यानी ये जो बी है ये ए से बी तक की 30 मीटर की, अब ध्यान समझिएगा, ए से बी तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है, और ओ से ए तक की दूरी 100 मीटर है, तो इधर की बचेगी 70 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे विस्थापन की, तो ओ से बी तक की दूरी ली जाएगी विस्थापन, जो कि 70 मीटर होगा। और वहीं पे जब दूरी की बात की जाएगी तो दूरी हमारी ओ से लेकर ए तक पहले, यानी पहले हम 100 गए, देन 100 से वापस 30 गए, तो हमारी 30 ये हो गई, और टोटल मिला के 130 मीटर की दूरी तय हो गई। यानी हमारे पूरे पथ की कुल दूरी यानी कुल पथ की लंबाई 130 मीटर है, जबकि विस्थापन 70 मीटर। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि विस्थापन प्रारंभिक, यानी यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु ओ और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, जबकि दूरी कुल पथ की, आप कैसे भी जाइए, मान लीजिए यहाँ से घूम के इस तरीके से भी जा रहे थे, घूम के फिर आते, पूरी पथ की लंबाई जुड़ती चली जाती, जबकि विस्थापन केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से मतलब रखता है। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धावक 150 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ का एक चक्कर 35 सेकंड में पूरा करता है। एक चक्कर के बाद औसत वेग, अब बात समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है औसत वेग, और औसत वेग का मतलब होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय।
तो अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि देखो 2 चीज़ होता है, एक वेग होता है और वेग के साथ एक होती है चाल। तो जो चाल हमारी होती है, ये चाल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि अदिश राशि, और वेग हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशि। तो अगर ध्यान से देखिए, जो वेग को डिफिनीशन या वेग की जो वैल्यू होती है वो कुल विस्थापन बटे कुल समय होती है, जबकि जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल के केस में कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में औसत वेग पूछा गया है, और एक चक्कर लगाने के बाद कंप्लीट चक्कर, यानी मान लेते हैं ए से शुरू किया गया, ए से शुरू करने के बाद ये पूरा इस तरीके से चक्कर में गया और फिर से वापस अपने बिंदु तक पहुंच गया, इस तरीके से उसके द्वारा कुल विस्थापन 0 हुआ। तो एक चक्कर बाद जब कुल विस्थापन दूर 0 होगा, तो उसके बाद से यानी उसकी जो पथ की कुल विस्थापन 0, तो समय कितना लगा 35। तो 0 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो उसका 0 मीटर पर सेकेंड औसत वेग आएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल संरक्षण प्रबंधन में कीटनाशकों के उपयोग द्वारा को नियंत्रित किया जाता है। तो अब देखिए, कई बार होते हैं फसल में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, तो उन सभी कीड़ों को रोकने के लिए या उनसे फसल को बचाने के लिए हम बहुत सारे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइडों का, यानी जो रसायन होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो कीटनाशक, उससे पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, जो इंसेक्ट्स यानी पेट्स को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन सी होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलती बस में खड़ा एक यात्री अचानक बस के रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो चलती बस पे कोई व्यक्ति चल रहा होता है, तो एक्चुअल वो पहले बस चल रही है, तो बस के साथ यह व्यक्ति भी गतिमान होगा। और व्यक्ति गतिमान किस स्पीड से, आपका जो बस की चालू किस स्पीड से, लेकिन जैसे ही अचानक बस रुकती है, तो बस रुकने पे बस का तो वेलोसिटी रुकी, लेकिन जो ये व्यक्ति है वो आगे की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक इनर्शिया काम कर रहा होता है, जो न्यूटन का पहला नियम है। और इनर्शिया ऑलवेज हमारे परिवर्तन का विरोध करता है, यानी जब हमारी वेलोसिटी में चेंजेस होगा उसके अगेंस्ट में लगेगा। जैसे इस केस में बस रुकी और यात्री भी रुकना चाह रहा था, बट उसको यात्री को जो पहला नियम के अनुसार इनर्शिया है, इनर्शिया उसको आगे लेके चला गया। अर्थात यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम लगता है, जिसको गुरुत्व जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक चीज़ और समझिएगा, जो न्यूटन का पहला नियम है उसकी जो डिफिनीशन है कि जब भी किसी वस्तु पर विरामावस्था पे है या वह गतिमान है, तो वह तब तक गतिमान रहेगी या तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। अर्थात वह जड़त्व के नियम का, यानी जड़त्व की वजह से जो उसके पास द्रव्यमान है, उस द्रव्यमान की वजह से वह आगे या वहीं पे रुकी रहने का प्रयास करेगी। तो चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन की बहुविखंडन मोड के माध्यम से गुणन करता है। गुणन का देखो एक्चुअल में है यहाँ पे कौन सा, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बहुविखंडन जिसको बोला जाता है मल्टीफिजन। और मल्टीफिजन का जो मेन है, देखो आपने कई बार सुना होगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीफिजन यानी द्विविखंडन और बहुविखंडन में केवल एक ही चीज़ का अंतर है कि बाइनरी में केवल 1 से 2 न्यूक्लियस यानी सेल का फॉर्मेशन होता है, जबकि बहुविखंडन में एक साथ न्यूक्लियस कई पार्ट में डिवाइड होता है और वहाँ पे मेनी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, जैसे गार्डन मटर, यानी आप देख सकते हैं जो मटर होता है उस पर एक्चुअल में विखंडन प्रोसेस होता ही नहीं है। वहाँ पे सीड्स का जो एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि हेबिकस यानी लिसामिया, इन सब में बाइनरी फिजन्स या होता है। लेकिन केवल एक ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में आपका मल्टी फिजन देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। अब बात की जाए कि यहाँ पे जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो एक्चुअली देखो पौधों को या
एनिमल्स को बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ पे जैसे जिंक है, कॉपर है, लोहा है और फास्फोरस। क्वेश्चन में देखो ये सभी कंपाउंड हमारे पौधों को चाहिए, बट सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में चाहिए हो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जिंक, कॉपर, लोहा और फास्फोरस है। इन 4 ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा चाहिए वो फास्फोरस है, बट इससे ज़्यादा भी हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है, बट ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए हम फास्फोरस को यहाँ पे सही मानेंगे। अब फास्फोरस का एक्चुअली पौधे का यूज क्या करते हैं, तो फास्फोरस एक क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी मात्रा में देखो कम मात्रा में चाहिए, बट इस क्वेश्चन के अनुसार ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, जड़ों की वृद्धि कराने में हेल्प करता है, फूल और बीज बनने में भी मदद करता है, ऊर्जा स्थानांतरण एटीपी का फॉर्मेशन, क्योंकि एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। साथ में डीएनए के फॉर्मेशन में, यानी डीएनए का एक मेन कंपोनेंट होता है फास्फोरस। कोशिकाओं के विभाजन में भी हेल्प करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोशिका सेल के विभाजन में भी, फूल और बीज निर्माण को बढ़ावा देता है, जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है और एटीपी का महत्वपूर्ण घटक है। तो ये सारे हमें फैक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि फास्फोरस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित पथों पर परिक्रमण करते हैं जिन्हें कहा जाता है। एक्चुअल में बोहर्स मॉडल, जब नील बोहर ने अपने मॉडल दिया था, क्योंकि इसके पहले जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड हो गया, इनके मॉडल में कम्प्लीटली हमें इलेक्ट्रॉन या इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। फिर इसके बाद कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से रोटेट करते हैं, तो इसके बारे में बोहर ने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड, यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में फिक्स ऑर्बिट होगा, यानी उनको कोष या कक्षक कहेंगे, जिन पे हमारे इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव होते हैं, और इन सभी सेलों की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, यानी एक निश्चित एनर्जी के कोषों में ही हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो जिनको क्या कहा इन्होंने, कोष या कक्षक कहा। तो यहाँ पे जैसे के, एल, एम, एन, ये हमारे कुछ कोष होते हैं जिनको n = 1 से रिप्रेजेंट, यानी पहला कोष n = 1, दूसरा 2, 3, 4, और इन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा 2n² के फार्मूला से हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हुआ वो आपका बी है, यानी कोष या कक्षक के रूप में इन्होंने इसका नाम दिया। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रवों का, यानी द्रवों के लिए कौन से कथन सही है। तो अगर आपको एक चीज़ मालूम हो, देखो हमारे पास जो मैटर होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस इन जनरल इन 3 केसों में ही लाई करता है। इसके अलावा भी 1-2 हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट हो गया, बोस आइंस्टीन स्टेट हो गया, तो उनकी भी बात ना करके हम इन 3 स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे देखो जो सॉलिड होता है, सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वहीं पे अगर लिक्विड की बात करें, इस लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जिस भी कंटेनर पे हम लिक्विड को डालेंगे उसी कंटेनर की शेप वो ग्रहण करेगा। गैस की बात करें तो गैस की ना तो शेप फिक्स होती ना ही वॉल्यूम फिक्स होती। आप जिस भी बर्तन में इसको रखेंगे उसी बर्तन को वॉल्यूम को ये कंटेन कर लेगा, ले लेगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो द्रवों के लिए आकार तो निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से इसकी निश्चित एक आकार होता है, जबकि द्रवों का सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी आकार यानी इसका शेप निश्चित नहीं होता। गैस में बहुत दूर दूर होते हैं, या एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पूरे उसमें गतिमान करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है। अब देखिए यहाँ पे बात की जाती है अधातुओं का, यानी नॉन मेटल की बात की जाए, नॉन मेटल का कौन सी प्रॉपर्टी यानी जर्नल यानी समान भौतिक गुणधर्म है। तो आपको पता हो हमारे नेचर पे धातु और अधातु 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं।
इन जनरल केसेस में, लेकिन एक मेटलॉइड्स भी होते हैं जो धातु और धातु के बीच के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में। तो अधातु हमारे क्या होते हैं, ये जस्ट धातुओं के अपोजिट होते हैं। जैसे हम धातु में बात करें तो धातु में चमकदार होते हैं, ये शाइनी सरफेस होती है, जबकि अधातु आपके धुंधले होते हैं, डल होते हैं। मेलेबिलिटी यानी अधातुओं में यानी आघातवर्धनता जो धातु ज़्यादा होती है, यानी उनको हम काफ़ी ज़्यादा पीट के हम एक प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि धातुओं को जैसे ही हम उसको पतले में हैमरिंग करेंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या पाउडर के रूप में टूट जाता है। जबकि तन्यता यानी डक्टिलिटी की बात की जाए तो डक्टिलिटी यानी वायर में बदला जा सकता है धातुओं का आसानी से। वायर में गोल्ड को तो लगभग अप्रॉक्स 1 ग्राम गोल्ड को 1 किलोमीटर तक के पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और जबकि अधातुओं को वायर के रूप में बदला नहीं जा सकता। विद्युत चालक की बात करें, जो धातु होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, जबकि अधातु कुचालक होते हैं यानी खराब चालक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो यहाँ पे जो धातु होते हैं इनके गलनांक आपके ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि आपके अधातु इनके गलनांक कम होते। लेकिन यहाँ पे ये तो हमने समानतीय नियम पढ़ा, और इस समानतीय नियम के अनुसार जो हमारे अधातु के गुणधर्म है वो बी ऑप्शन होगा, गैर चमकदार, यानी इनमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। बट एक चीज़ और याद रखिएगा, अधातु और धातु में ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो इन समानतीय नियमों का पालन नहीं करते। जैसे हमने यहाँ पे बात की, जो चमक धातुओं में चमक होती है, जबकि हम बात करें जो अधातु है उनमें चमक नहीं होती। लेकिन अधातु आपका जैसे डायमंड हो गया, उसमें शाइनिंग रहती है। अब वो शाइनिंग इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से है। वहीं अगर हम बात करें विद्युत चालकता कंडक्टिविटी की, तो समानतया सभी धातु चालक और अधातु कुचालक होती है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेफाइट होता है जो आपका चालक होता है, उससे करंट इजीली फ्लो हो सकती है, हीट का भी चालक होता है वो। गलनांक और क्वथनांक की बात करें, धातुओं के समानतः गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं पे आप मरकरी को देख लीजिए, रूम टेम्परेचर पे मरकरी लिक्विड स्टेट पे होती है, जो कि एक धातु है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप बेटर तरीके से थोड़ा सा एनालाइज कर पाए होंगे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया किसी जीव के जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है। अब एक चीज़ समझिए, हमें किसी जीवन का अस्तित्व बना के रखना है, अर्थात उसका इस पृथ्वी में अस्तित्व बना रहे। और अस्तित्व देखिए, जो भी जीव इस पृथ्वी पे आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और यानी हर किसी जीवित प्राणी को, या पेड़ हो, मनुष्य हो, कोई जानवर हो, हर कोई एक ना एक दिन मरेगा। अर्थात उसका अपना अस्तित्व तभी और केवल तभी बचेगा पृथ्वी में जब वो अपने ही प्रकार की दूसरी संतानों की उत्पत्ति कर सके, अर्थात प्रजनन कर सके। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर होगा वो प्रजनन है। पोषण यानी अभी इसके पहले आई थिंक हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो पोषण होता है यानी भोजन ग्रहण करने, यानी जो हम एनर्जी लेते हैं उसी को पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिएंट कहा जाता है। जबकि उत्सर्जन जो हमारे शरीर से अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको बाहर निकालना, और श्वसन यानी जो हमने ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंचा उसको ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मिलना श्वसन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे है, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित समान प्रतिरोध R वाले 10 प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम की बात की गई है, और श्रेणी क्रम का मतलब है हमने रजिस्टेंसों को यानी जितने भी प्रतिरोध हैं उनको जोड़ते हुए चले गए हैं। और जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका डायरेक्ट फार्मूला जो होता है, अर्थात जो भी वहाँ पे जितने भी रजिस्टेंस हैं उन सभी प्रतिरोधों को हम समानतया जैसे R1 यानी डायरेक्ट जोड़ देंगे, जिससे पथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, श्रेणी क्रम व्यवस्थित समान प्रतिरोध R, हमने कितने प्रतिरोध लिया R, तो जब समान R हैं और 10 लिया तो अगर हम R को 10 टाइम्स प्लस करेंगे, अर्थात हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस 10R होगा, कुल प्रतिरोध 10R होगा, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ आरेखों में एक टेढ़ी मेढ़ी यानी रेखा जिग जैग लाइन एक उपयोग निम्नलिखित में से किसको निरूपित करती है। अब एक्चुअल में जब भी हम कभी भी सर्किट यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की पढ़ें, वहाँ पे सर्किट डायग्राम होता है, अर्थात एक ऐसा परिपथ जिसमें धातु के तारों का यूज करके और कुंजी का यूज करके
साथ में बैटरी का यूज करके हम विद्युत धारा के सतत प्रवाह को दर्शाते हैं, अर्थात सतत प्रवाह, तो इसको बोला जाता है परिपथ। तो परिपथ में अगर ये जिग जैग लाइन हम बनाएं तो जिग जैग लाइन आपके प्रतिरोध को निरूपित करता है, जबकि जो इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा के बीच में स्विच यानी ये क्लोज स्विच और ऐसे बना दें तो ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जिग जैग लाइन है और जिग जैग लाइन एक प्रतिरोधक यानी एक रेजिस्टेंस को निरूपित करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी हॉल या कमरे में अनुरण यानी रिवाइब्रेशन का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए रिवाइब्रेशन, मान लीजिए कोई बड़ा हॉल है और वहाँ पर कोई स्पीकर है अपने जो स्पीच को दे रहा है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल है और यहाँ पर एक स्पीकर अपनी जो स्पीच है उसको यहाँ से परफॉर्म कर रहा है। तो हमें मालूम है कि जो ध्वनि की चाल है वो है ध्वनि की चाल और एक माध्यम में एक फिक्स होती है, अर्थात जब ध्वनि हमारी चलेगी तो उस ध्वनि की वजह से चारों तरफ स्पीकर के पास से आवाज़ें जाएंगी और जो आवाज़ मान लेते सरफेस से वापस टकरा के फिर से जो लिसनर के पास जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कई सारी डायमेंशन हो गई। एक जो स्पीकर बोल रहा है वो सीधी आवाज़ किसके पास चली जाए, स्पीकर के पास, उसके पहली आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद दूसरी जो साउंड है वो वॉल से टकरा के गई, तीसरी आपकी रूफ यानी छत से टकरा के स्पीकर के पास गई। इस तरीके से स्पीकर को कई सारी डिफरेंट टाइम में आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इन आवाज़ों की और हमारे जो कानों की क्षमता होती है उस क्षमता के अनुसार अगर टाइम ड्यूरेशन 18 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो हम उन सभी आवाज़ों को एक निश्चित यानी उनमें विभेद हमारा दिमाग यानी ब्रेन कर सकता है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो है कठोर पृष्ठों से ध्वनि का बहुपरिवर्तन होना, यानी आवाज़ का जो वहाँ पे दीवार है उससे टकराकर हमें वापस सुनाई देती हैं। तो इसके लिए इससे बचने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि जो रूफ है उसको हम जो जैसे स्पीकर जहाँ पे स्पीच देना है तो इसके जो रूम होते हैं उनकी छत को इस तरीके से कर्व शेप में बना दी जाती है जिससे रिवाइब्रेशन को थोड़ा सा कम किया जा सके। साथ में ऐसे जो वॉल होती हैं उनमें हम इस तरीके के मटेरियल को यूज करते हैं जिसकी वजह से जो साउंड है वो वॉल पे टकराने के बाद उसमें रिफ्लेक्शन यानी रिवाइब्रेशन ना हो, ये जो वॉल है उस साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। अक्सर आप लोगों ने थिएटर में देखा होगा कि जो दीवारें होती हैं वहाँ पे एक तरीके से साउंड एब्जॉर्बिंग क्लॉथ को भी लगाया जाता है जिससे जो वहाँ पे साउंड आए वो उस दीवारों से रिवाइब्रेट नहीं हो सके, यानी परिवर्तित ना होके जो स्पीकर्स हैं उनके पास दोबारा रिवाइब्रेशन ना सुनाई दे। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संसारण क्या है? संसारण अर्थात कोरोजन क्या होता है? तो सिंपल से याद रखिए, कोरोजन यानी जहाँ पे रस्टिंग कहें, लोहे में रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग वह प्रक्रिया जिसमें धातु याद रखिए धातु वातावरण से हवा, नमी, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, अर्थात अपने आप को ख़त्म करने लगती है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो जो कोरोजन होता है एक्चुअल में ये रासायनिक परिवर्तन है। और एक चीज़ ये याद रखिए, जो रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन को हम वापस नहीं ला सकते इन जनरल केसेस में, जबकि भौतिक परिवर्तनों को हम वापस ला सकते, जैसे पानी का जमना, पेपर को फाड़ना, ये सब भौतिक परिवर्तन है, जबकि पेपर को जलाना ये सब रासायनिक परिवर्तन है। तो संसारण यानी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है जिसे कोरोजन कहें, या रस्टिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। साथ में कॉपर के जो बर्तन होते हैं, तांबे के बर्तन, उनमें ग्रीनिश लेयर आ जाना वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉल्जी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है वो गॉल्जी उपकरण से बात की जा रही है, अर्थात जो गॉल्जी है इसका काम क्या होता है, यह किस प्रकार से हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस रखता है। तो पहले गॉल्जी के बारे में समझते हैं। देखो, गॉल्जी ऑपरेटर्स और अंतर्द्रवी जलिका यानी ईआर आपस में कार्यात्मक रूप से जुड़े होते हैं, यानी फंक्शनल रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जो गॉल्जीज हैं इनका जो होता है, जैसे हम ईआर की बात करें तो ईआर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और लिपिड को बनाता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे गॉल्जीज होता है बहुत सारे पदार्थों को संशोधित यानी मॉडिफाई करता है, उनको पैकेजिंग करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो गॉल्जी है
वो राइबोसोम्स या ईआर के द्वारा बनाए गए जो सब्सटेंस उनको पैकेजिंग करके रखता है और साथ में और सेल के अन्य भागों में भेजता भी है, यानी एक तरीके से स्टोरेज का भी काम करता है। तो गोल्गी उपकरण निम्नलिखित में से किस अंगक से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, गोल्गी और जो हमारे एंडोप्लाज्मिक ये दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट है और सेल के अंदर ये यहाँ पे गोल्गी हो गया, ये राइबोसोम, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, अंतर्द्रव्यी जलिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बच्चा खिलौना कार को जमीन पर खींचता है, यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा। अब बात समझिए, जो कार्य होता है, यानी हम वर्क की जब बात करते हैं तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअली में यहाँ पे एक आता है कॉस थीटा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, यानी बल की दिशा में ही विस्थापन हो, बल की दिशा में विस्थापन। तो जब बल की दिशा में विस्थापन होगा तो उस केस में आपका वर्क डन होगा। यदि बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। अर्थात अगर हम बात करें बल इस डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका विस्थापन हो रहा है, अर्थात बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री में लग रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो जीरो होगा, वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है, बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कार्य, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? एक्चुअल में देखिए, ग्लूकोज ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में, जब फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं ये याद रखिएगा, ग्रीन प्लांट करते हैं, यानी हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वाटर और साथ में एनर्जी की प्रेजेंस में, और यहाँ पे क्लोरोफिल होता है जो लाइट को ऑब्जर्व करता है और ग्लूकोज का फॉर्म करता है, जिसका फार्मूला C6H12O6 होता है, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा, ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का भी फॉर्मेशन होगा, जो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब फोटोसिंथेसिस का एक जस्ट रिवर्स प्रोसेस भी होता है जिसको रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, अर्थात ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, याद देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अर्थात फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म होता है, और ओनली मतलब केवल ग्रीन प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के बजाय इनडायरेक्ट रूप से जो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं, लाइक इंसेक्टिवायरस हो गया, तो ये वीनस ट्रैप फ्लाई हो गया, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो डायरेक्ट किसी इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। वहीं पे रेस्पिरेशन, ये हर लिविंग, याद रखिएगा, जो रेस्पिरेशन है ये रेस्पिरेशन सभी जीवित एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, हर प्लांट्स एनिमल्स के अंदर परफॉर्म होती है, अर्थात ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आई होप आप लोग इसका सही फार्मूला देख लिए होंगे। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिकाओं में कोशिका काय से जुड़े कई छोटे शाखित भाग या प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है। एक्चुअल में तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्व सिस्टम में हमारे पास कई सारे पार्ट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सॉन है, और ये माइलिन शील्ड है, ये डेंट्रिक्स है। जो डेंट्रिक्स होते हैं ये नेक्स्ट जो हमारे न्यूरॉन होंगे उसके एक्सॉन टर्मिनल से जुड़ेंगे। तो डेंट्रिक्स और एक्सॉन टर्मिनल जुड़ कर हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में एक तरीके का न्यूरॉन सिस्टम को, यानी नेटवर्क सिस्टम को बना लिए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में है उसका सही ऑप्शन है डेंट्रिक्स, यानी ध्रुमिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जो सिग्नल को तुरंत रिसीव करके आगे को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोहर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसके पहले भी बोहर का भी एक बोहर से क्वेश्चन पूछ चुका है, उसमें पूछा था बोहर के जो ऑर्बिट हैं उसको किस नाम से जानते हैं। फिर से क्वेश्चन, अब ये ध्यान दीजिए,
एक ही सेट में जो बोहर मॉडल को 2 बार पूछ चुका है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे बोहर मॉडल के परमाणु या बोहर परमाणु मॉडल के बारे में पूछ रहा है। अब आपको पता होगा बोहर परमाणु मॉडल किससे रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट अर्थात जो डिफरेंट सेल में मूव कर रहे हैं उससे संबंधित है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो परमाणु के बाहर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। विभक्त कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में नहीं रहते। देखो ये चीज़ समझो, जहाँ पे कह रहा है कि घूमते समय इलेक्ट्रॉन ही अस्तित्व में नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है। इसका सी सही ऑप्शन होगा, परमाणु के भीतर केवल कुछ विशेष कक्षाओं की अनुमति होती है जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की विविक्त कक्षाएं कहा जाता है, अर्थात कुछ निश्चित ऊर्जा के कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। तो आपका क्वेश्चन सी करेक्ट होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अर्थात जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ये इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था सेकेंड शिफ्ट का, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है। उदासीनीकरण वहाँ भी पूछा है और थर्ड शिफ्ट में भी सेम क्वेश्चन को डाल दिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल यानी एसिड और क्षार यानी बेस का संयोजन होता है जिससे जल अणुओं का निर्माण होता है। अब बात समझिए, एसिड के पास जैसे हम एक सिंपल से एसिड में आपका H+ आयन होता है, जबकि वाटर में बेस में आपका OH- आयन होता है, और ये दोनों एसिड और बेस मिलकर आपका वाटर का फॉर्मेशन करेंगे अर्थात H2O बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका क्या हुआ, H2O हो गया, वाटर का फॉर्मेशन अर्थात जल का एक अणु बाहर निकलेगा। इसी वजह से इसको उदासीनीकरण कहेंगे, जहाँ पे अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण खत्म होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर HCl एक हमारा अम्ल हो गया जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल दें तो यहाँ पे बनेगा एक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड प्लस आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, अर्थात ये इसका जो होगा अम्ल से H+ आयन और बेस यानी क्षार से आपको OH- आयन मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। ओके गाइस, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समाज में खराब जीवन स्तर में योगदान देने वाला प्रमुख कारक माना जाता है। बात समझो, समाज में जो खराब जीवन स्तर यानी जिसके पास मतलब समाज में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें बात करें शहरी क्षेत्रों में तकनीक का अत्यधिक उपयोग करना, तो या तकनीक का शहरों में वैसे भी डेवलपमेंट होता है, तकनीक बेहतर तरीके से यूज होगी। केवल समाज में शिक्षा के स्तर को बेटर करना ये तो खराब नहीं माना जाएगा। केवल जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, देखो जनसंख्या बढ़ती है लेकिन तीव्र वृद्धि को कहीं ना कहीं कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर बी ऑप्शन को चेक करें तो बी ऑप्शन में संसाधनों के वितरण में असमानता की बात की जा रही है, अर्थात समाज में यानी देश में कुछ ऐसे लोग जिनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ ऐसे लोग जो जिनके पास संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव है, यहाँ तक कि उनके पास एक समय का खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। तो अर्थात इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, संसाधनों के वितरण में असमानता, इनइक्वलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में कितने आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। अब बात समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही त्रिभुजाकार कांच का प्रिज्म, अर्थात हम एक प्रिज्म बना रहे हैं तो उस प्रिज्म में कितने आयताकार पृष्ठ होंगे। एक्चुअल में जो प्रिज्म होता है उसमें 3 आयताकार सरफेस होती हैं। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि इनको हम इंक्लाइन तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये देखो, ये आपके 1, 2 और 3 ये बेस हो जाएगा। इसको इधर से हम इंक्लाइन करेंगे और ये सरफेस इधर से इंक्लाइन करके इस तरीके से इधर साइड वालों को जोड़ के एक प्रिज्म बनेगा, अर्थात इसमें 2 ट्रंगल, प्रिज्म में 2 आपके ट्रंगल होंगे एंड 3 आपके रेक्टेंगल होते हैं, अर्थात इसमें आयताकार पूछा है यानी 3 आयताकार। आपको हो सकता है आगे त्रिभुज यानी ट्रंगुलर फेसेस के बारे में पूछ ले तो वो आपके 2 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उससे उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। अब बात हो रही देखो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अर्थात जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस पे आपको कैसी इमेज चाहिए, क्वेश्चन बोला वास्तविक इमेज। और पहले वास्तविक इमेज के बारे में जान, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम स्क्रीन यानी पर्दे में पा सकते हैं, और पर्दे में तभी ऑब्टेन किया जा सकता है कि वो रियल में आपको मिलती हुई फील हो।
अर्थात जो कॉन्वेक्स यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस में इमेज रियल मिलेगी कब तक, जब तक बियॉन्ड फोकस होंगे, यानी आपका फोकस है, फोकस से दूर आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी रियल इमेज होगी। जैसे ही आप फोकस से आगे जाओगे, अर्थात फोकस से आपके ऑप्टिकल सेंटर, जो यहाँ पे सी लिखा हुआ वो होना चाहिए, तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपकी आभासी प्रतिबिंब बनती है। अर्थात इसका क्या होगा, किसी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे उत्तल लेंस में कहाँ रखना चाहिए। तो हमें वास्तविक पाना है, फोकस से दूरी कहीं भी रखें तो हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान, यानी हमारा जो वास्तविक यानी रियल जो इमेज है फोकस की। लेकिन इस क्वेश्चन में वास्तविक के साथ साथ एक और शब्द जोड़ दिया है, आकार का, यानी जो प्रतिबिंब हो वो वस्तु के आकार का ही बने। अर्थात वस्तु जितनी ऊंचाई की है प्रतिबिंब हमारा उसी ऊंचाई का बनना चाहिए। तो इस केस के लिए जो हमारा पॉइंट होता है वो 2f अर्थात डबल ऑफ द फोकल लेंथ में जब रखते हैं तो वस्तु की इमेज और प्रतिबिंब की इमेज एग्जैक्ट सेम होती है और साथ में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। अर्थात इसका ऑप्शन एक करेक्ट होगा, जहाँ पे रियल और वास्तविक इमेज बनेगी और वस्तु के समान। जैसे ही देखो, एक्चुअली जैसे आप अनंत से फोकस की तरफ आते हैं तो अनंत की जो इमेज है वो फोकस में बिल्कुल पॉइंट शेप बहुत ही छोटी बनेगी। आप अनंत से आएंगे फोकस तक तो इमेज का साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा और फोकस पे इमेज अगर दुगने फोकस से दुगने में आप रहते हैं तो इमेज का साइज फोकस के साइज के बराबर होगा। और जैसे ही यहाँ से आप आगे जाएंगे तो इमेज का साइज इनलार्ज हो जाएगा, अर्थात फोकस से यानी वस्तु से बड़ी इमेज बनने लगेगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और एक चीज़ और याद रखिए, जैसे ही आप फोकस को क्रॉस करेंगे तो आपकी इमेज रियल की जगह वास्तविक यानी पीछे ही, अर्थात जब यहाँ पे वास्तविक बनेगी यानी लेंस के जस्ट इमेज पीछे, यानी अगर आप इधर ऑब्जेक्ट है तो वस्तु की तरफ ही सीधी इमेज बनना शुरू हो जाएगी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए यौगिकों में से किसका उपयोग ईंधन यानी जौ के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, अर्थात एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथेन या एथेनॉल। अब ये चीज़ देखिए, यहाँ एथेनल है, एथेनल अर्थात यहाँ पे जो एथेनल है वो CHO, ये आपका CHO एथेनॉल है, जबकि एथेनॉल CH3OH है, यानी ये एथेनॉल एक तरीके से एल्कोहल है। इसका प्रेजेंट टाइम में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बनाया जाता है अल्कोहल का, जिसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ईंधन यानी फ्यूल के रूप में। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लेंडेड फ्यूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाए, E10 E20 तक अप्रॉक्स हमारा ब्लेंडेड किया जाने लगा है। इसका मेन यूज करने का है कि हमारा जो प्रदूषण कम इससे हो सके, ऑक्टेन संख्या बढ़ाता है और रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसी के थ्रू बनाया जाता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों का जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें एक बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए और इसी तरीके से बने रहिए। हम आप लोगों के लिए और बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे आप लोगों का एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।